नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी पेपर लीक मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सिपाही और समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी गिरफ्तारी की है। कौशांबी से आरओ परीक्षा के मास्टरमाइंड अरुण सिंह नाम के नकल माफिया को अरेस्ट कर लिया गया है। एसटीएफ की दबिश में अरुण सिंह नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 2 दिनों में ये चौथी गिरफ्तारी है और माना जा रहा है कि यूपी पुलिस परीक्षा लीक के मामलों में खुलासे के बेहद करीब पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो आज पुलिस पेपर लीक के पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। सभी गिरफ्तारी की डिटेल के साथ पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकता है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पेपर लीक की जांच में एसटीएफ ने कई स्टेट में रेड मारी है और कई जो सफलता हैं वो एसटीएफ को मिली हैं। नकल माफियाओं को सीएम योगी ने हालांकि एक बार फिर से चैलेंज किया है। बलरामपुर से सीएम योगी ने एक बार फिर नकल माफियाओं पर अटैक किया और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नकल माफियाओं को इसकी कीमत चुकानी होगी। चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लखनऊ में कल नवनियुक्त अफसरों को नियुक्ति पत्र देते वक्त भी सीएम योगी ने नकल माफियाओं पर अटैक किया था। साफ साफ लहजे में चेताया था कि नकल माफिया जहां भी होंगे वो सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं उन नकल माफियाओं को जिनकी वजह से ये पेपर लीक होते हैं। आपको जानकारी दें कि पिछले 2 दिनों के एक्शन में लखनऊ से बैंककर्मी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इटावा से बिहार निवासी रंजन यादव के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जींद के रहने वाले महेंद्र शर्मा नाम के युवक को अरेस्ट किया गया है। 2 मोबाइल फोन और एक डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। तो अभी तक ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी कितनी और गिरफ्तारी संभव है और कब तक इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ यूपी एसटीएफ कर सकती है? प्राची, देखिए यूपी एसटीएफ में इंडिया टीवी के पुख्ता सोर्सेज हैं, उनके हवाले से मैं कंफर्म खबर बता रहा हूं कि पुलिस मास्टरमाइंड के बेहद करीब पहुंच गई है और बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज ही इस मामले का खुलासा हो जाए और यूपी एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें इस बात का जिक्र करे कि आरओ एआरओ की परीक्षा किस तरीके से पर्चा लीक किया गया। इसके अलावा पुलिस भर्ती का जो परीक्षा हुई थी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी और 18 फरवरी को, इस मामले का खुलासा भी आज संभव है क्योंकि पिछले अगर 24 से 48 घंटों पर नजर डालें तो जो गिरोह की मुख्य मछलियां थीं जिन्होंने इस पेपर लीक को करने में मुख्य भूमिका निभाई थी उन तक पहुंच गई है यूपी एसटीएफ। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी एसटीएफ की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और यह बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड के करीब पहुंच गई है यूपी एसटीएफ। यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब
अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए थे उनको संबोधित कर रहे थे तो साफ संदेश दिया था कि कहीं भी वो छुपे हो, किसी भी तरीके से छुपे हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोडस ऑपरेंडी की अगर बात कर लिया जाए प्राची, तो इसमें यह भी पता लगा है कि गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट के अलावा और भी शहरों में जो छात्र हवाई जहाज की यात्रा किए हुए थे, रेलवे की यात्रा किए हुए थे, उन सबको टारगेट बना करके यूपी एसटीएफ मास्टरमाइंड तक पहुंची है। और ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ गुरुग्राम के मनेसर के रिजॉर्ट में बल्कि अलग अलग प्रदेशों में बहुत जल्द इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि इतनी बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश में आखिर कैसे रची गई। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। पेपर लीक मामले में आज पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। गैंग की पूरी एक्टिविटी का पर्दाफाश किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी एसटीएफ की टीम ने पेपर लीक के इस केस को सॉल्व कर लिया है। 2 दिन में 4 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं और सभी गिरफ्तारियों की डिटेल के साथ पुलिस आज मीडिया के सामने आ सकती है और इस पूरे गिरोह का कच्चा चिट्ठा सामने रख सकती है। इंडिया टीवी के से खास बातचीत में डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्लियर कहा कि इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझाते हुए पेपर लीक की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। पेपर लीक का मसला है, अभी हमने देखा कि गुरुग्राम से आपने पकड़ा, तो क्या ये जो पेपर लीक है ये और भी स्टेट्स के लोग हैं जो एक्टिव हैं पेपर लीक कराने में उत्तर प्रदेश? ये जो नकल माफिया हैं इनका पूरा एक अपना साम्राज्य चलता है और हम लोगों ने कमोबेश इस पे काफी कंट्रोल किया है। जहां भी अगर परीक्षा की शुचिता से या पारदर्शिता में कोई कमी आती है, शासन कड़ी कार्रवाई करता है और पुलिस में जो गड़बड़ियां हुई हैं भर्ती में, इस पे भी हम लोग तह तक जा रहे हैं। अब बहुत जल्द ही हम लोग पूरे इस गैंग का पर्दाफाश करेंगे। कुछ सफलताएं हमको मिली हैं और हमारी जो विशेषज्ञ टीमें हैं इन चीजों पे काम कर रही हैं। एसटीएफ भी उसमें सहयोग कर रहा है और अभी तक के हिसाब से ऐसे लोग हैं जो इंटरस्टेट लेवल पे भी इन चीजों में लगे हुए हैं और हम लोग की कार्रवाई उस पर लगातार चल रही है। जैसे जो पेपर लीक है, हमने देखा कि गुरुग्राम में 1000 करीब लोग थे जिनको पेपर वो सॉल्व कराने गया था। कहा जा रहा है कि 5 से 7 लाख रुपया एक अभ्यर्थी से लिया जा रहा था। तो ये जो आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने इस पैसे से बनाई, जो इलीगल तरीके से कमाया, तो उस पर भी क्या बुलडोजर कुछ चलेगा? नहीं, अवश्य हम इसके जितने भी माफिया हैं जो इस काम में लगे हैं, हम उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इनकी जो अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसको जब्त भी करेंगे और अगर वो गलत जगह पे या बिना कानून के या सरकारी जमीन पे बनाई गई है तो न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ की अगुवाई में जारी है। जांच टीम के मुताबिक नकल माफियाओं ने 8 लाख में सिपाही भर्ती और 40 लाख में समीक्षा अधिकारी की भर्ती का ठेका लिया था। व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक का दावा था और कई फर्जी ग्रुप बनाकर अलग अलग तरीके से ये लोग एक्टिव थे जिनका पर्दाफाश किया जा रहा है और जिन तक बहुत जल्द यूपी एसटीएफ पहुंच जाएगी और बड़ा खुलासा इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने शराब घोटाले में अपने खिलाफ कोर्ट से जारी 2-2 समन को चुनौती दी है। केजरीवाल की इस याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अपने खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि समन पर गैर मौजूद रहने के लिए उन्हें वैध कारण बताएं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें पेशी से छूट मिलनी चाहिए। दरअसल शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल को अब तक 8 समन भेज चुकी है। केजरीवाल जब पेश नहीं हुए तो ईडी कोर्ट पहुंच गई। ईडी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने के लिए 2-2 समन जारी किए हैं और इसी के खिलाफ अभी जो सुनवाई है वो चल रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि वो दिल्ली के सीएम हैं, इसीलिए उन्हें पेशी में छूट देनी चाहिए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना है, जो ईडी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आपको इस बीच ये भी जानकारी दे दें कि पूरा का पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और अभी तक 8 बार ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया जा चुका है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचते हैं और इसी को लेकर ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, आज क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? क्या दलील अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी जा रही है, उनके पक्ष में रखी जा रही है?
देखिए प्राची, अभी तक जो है वो अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता, जो कि सीनियर लॉयर है, वो केजरीवाल की तरफ से जो है वो लगातार अपनी दलीलें रख रहे थे। उनका ये कहना था कि किस तरीके से, क्या वो आरोपी हैं या वो गवाह है, ये कभी नहीं बताया गया। हर बार अरविंद केजरीवाल ने जब भी ईडी ने सम्मन किया तो उसका जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर जो एएसजी एसवी राजू हैं, जो कि ईडी की तरफ से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना था कि यदि कोई हत्या करता है तो उसे जांच एजेंसी को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं है, वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होगा, तो ये कैसे कहा जाएगा कि वो आरोपी है या गवाह है। ये इस कटाक्ष में था कि लगातार अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये बात कह रही थी कि ये बताया जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है या फिर बतौर गवाह बुलाया जा रहा है। तो जो एएसजी राजू हैं, एसवी राजू, उनका ये साफ कहना था कि जब तक अरविंद केजरीवाल जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ईडी के पास, इसके अलावा जो आरोपी हैं उनके जो विटनेस जो हुए थे, जो उन्होंने जो गवाही दी थी, उससे मैच करना है जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। लेकिन 8 बार सम्मन जो है वो अरविंद केजरीवाल को किए जा चुके हैं, 2 बार कोर्ट में शिकायत की जा चुकी है और 16 मार्च की डेट दी गई थी। और साथ में एएसजी एसवी राजू ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली प्राची यहां पर कि खुद मुख्यमंत्री जो है वो एसीएमएम की कोर्ट से जुड़ते हैं, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं और ये बताते हैं कि वो खुद कोर्ट में पेश होंगे। लगभग 1 महीने का टाइम उनको दिया जाता है, क्योंकि विधानसभा चल रही थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जानकारी आप अतुल दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि उन्हें पेशी से बचा जाए और उन्हें छूट दी जाए इस कार्रवाई से। इस पर अब ईडी ने भी जवाब दे दिया है। केजरीवाल ने जो सवाल दागा उस पर कोर्ट में ईडी ने जवाब दिया है, जांच के बाद ही पता चलेगा केजरीवाल आरोपी हैं या गवाह हैं। शराब घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। दरअसल ईडी 8 बार अभी तक अरविंद केजरीवाल को समन दे चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार ये कहते हैं कि ईडी को ये बताना होगा कि अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, आरोपी होने के तौर पर बुलाया जा रहा है, पार्टी के संयोजक होने के तौर पर बुलाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया जाता है और इसमें ईडी ने जवाब दिया है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं या गवाह हैं। अतुल, ये पॉइंट तो बार बार अरविंद केजरीवाल रखते हैं और इसी वजह से ईडी के इस समन को भी वो अवैध करार देते हैं, गैर कानूनी देते हैं। अब ईडी का ये जवाब देना क्या मुश्किलें बढ़ा सकता है अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल, देखिए प्राची, अभी की बड़ी खबर यह है कि दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई है। अदालत ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और लंच के बाद जो है वो आदेश आ सकता है। ये आदेश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कल जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो 2 शिकायत ईडी ने एसीएमएम की कोर्ट में की थी, उसमें अदालत में अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी पेशी है। और अब जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो सेशन जज हैं, उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। लंच के बाद यह फैसला आ सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो सेशन जज है वो इस पर अपना क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्षों से अपनी दलीलें रखी गई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो रमेश गुप्ता हैं, सीनियर लॉयर है, उनका यह कहना था कि वो दिन में 3 बार सूट नहीं बदलते हैं, एक ही कपड़े में रहते हैं, हाफ स्लीव की शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जूते नहीं पहनते, जिनका इन दलील जहां पर जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही थी उससे कोई लेना देना नहीं था। और जब एएसजी एसवी राजू जब कोर्ट के सामने पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए, तो उनका यह साफ कहना था कि लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको क्या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर गवाह के तौर पर। और एसवी राजू ने यह कहा कि जब वो जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे, उसके बाद जो सबूत जांच अधिकारी के पास है उससे कन्फ्रंट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कराया जाएगा। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर उनको गवाह के तौर पर बुलाया गया है या फिर एक्यूज के तौर पर बुलाया गया है। तो ये हियरिंग जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। लंच के बाद इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है और जो सेशन जज है उन्होंने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। यानी आज जो फैसला आएगा उससे यह तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल पेशी में जाते हैं या नहीं जाते हैं। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीए की, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान से खफा हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने कल केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। आज उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। वो पोस्टर लेकर आए हैं जिस पर लिखा है कि सोनिया गांधी शर्म करो। सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उनका विरोध करने के लिए अब पाकिस्तानी जो हिंदू शरणार्थी हैं
वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस सीए का विरोध कर रही थी, जिसके कांग्रेस के विरोध में अब जो है पाकिस्तान से आए जो हिंदू शरणार्थी हैं वो भी सड़कों पर उतरे। क्या नाम है आप? अंजलि। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें नागरिकता चाहिए। केजरीवाल ने रोक रखी है और राहुल गांधी ने। हमें नागरिकता चाहिए। मोदी ने तो दे दी हमें नागरिकता, हमें यहाँ क्यों नहीं मिल रही नागरिकता? हमारी रोक रखी है नागरिकता। हमारे को नागरिकता मिलना चाहिए, हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। हम पाकिस्तान से आए हैं, हम हमारा भारत है, भारत में रहना चाहते हैं, हम बच्चे सुधारना चाहते हैं। हम अंगूठा छाप हैं, हमारी बहू बेटी अंगूठा छाप है। मेरा नाम धर्मवीर है, पाकिस्तान सिंध से आए हैं और अपना धर्म बचाने के लिए वो अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में। अपनी माता बहनों को लेके आए हैं यहाँ पे धर्म बचाने के लिए, और यहाँ पे भी हमारा धर्म नहीं बचेगा तो कहाँ जाएंगे हम, बताइए। हम इसलिए कर रहे हैं, राहुल गांधी केजरीवाल इनकी जो नागरिकता रोकने पे तुले पड़े हैं। हमें नागरिकता जो मिली है, बिल पास हुआ है, उनमें अड़चन डाल रहे हैं कि इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम, मैं पाकिस्तान से 2011 से आया हूँ। अरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देखना चाहिए कि ये कितनी बहू बेटी आई है, महिला की तरह उनको देखना चाहिए। अपनी इज्जत बचा के ये बच्चियां महिलाएं जो आई है, सोनिया गांधी को देखना चाहिए। कितनी महिलाएं आई हैं, कितनी बच्चियां आई हैं, अपनी इज्जत बचा के आई हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार है, हम भाटी महल से आए, हिंदू शरणार्थी कैंप से आए। क्या ये राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, केजरीवाल को बांग्लादेशी हिंदू नजर नहीं, मुसलमान नजर नहीं आ रहे, रोहिंग्या मुसलमान नहीं नजर आ रहे, जो 10 करोड़ से ज्यादा है। हर साल 1 करोड़ आबादी बढ़ जाती है, देश के ऊपर पूरा खतरा बना रहता है। और हम ये चाहते हैं, हमारा ये देश है, हमने इसको अपना देश माना है, इस धरती को अपनी माँ माना है। बिल्कुल, आप देखें कि तस्वीरें यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, शरणार्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट किया है और लिखा है, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले घुसपैठ की और अब कानून तोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल से ही इन प्रदर्शनकारियों पर, इन शरणार्थियों पर ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ये पाकिस्तानी किसके दम पर इतना हुड़दंग कर पा रहे हैं, ये किसके नाम पर इतना हुड़दंग कर रहे हैं। सीए से देश में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी फैल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सीए को लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान वाला जो राग है वो अलाप रहे हैं और देश के लोगों को ये डर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानियों की भीड़ बढ़ेगी, बांग्लादेशियों की भीड़ बढ़ेगी और इससे भारत के नागरिकों को नुकसान होगा, उनके हक को छीना जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बताने में नाकामयाब हो रहे हैं कि जब पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को सीए के जरिए भारत की नागरिकता मिल जाएगी तो किस आधार पर ये जजमेंट अरविंद केजरीवाल पास करते हुए नजर आ रहे हैं।